आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। इस अवसर पर आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। आज उस व्यक्ति का जन्मदिन है जिसे विश्व ज्ञान के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दलित, पिछड़ों और स्त्रियों की मुक्ति के लिए आजीवन संघर्ष किया। भारतीय समाज में फैले उन तमाम कुरीतियों का विरोध किया, विशेषकर छुआछूत और जाति व्यवस्था से संबंधित जो बुराइयां थीं उसको उन्होंने दूर करने का आजीवन प्रयास किया और इस दलितों पिछड़ों के अधिकारों के लिए वो आजीवन संघर्षरत रहे। देखा जाए तो जो भारतीय समाज की जो व्यवस्था थी उसमें जो जाति व्यवस्था थी वह एक अमानवीय और एक कुसंगत सामाजिक बुराई थी, जिसमें समाज का ही बंटवारा नहीं बल्कि जातियों का और जातियों के अंदर एक ऐसी श्रेणीगत व्यवस्था कर दी गई थी जो जातियों को भी उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित कर पूरे समाज को एक तरीके से विभाजित कर दिया गया था। तो इसमें जो छुआछूत की जो व्यवस्था थी उसके चलते जो निम्न वर्ग के यानी जो दलित और खासतौर से जो समाज के जो निचले पायदान के जो लोग थे जिन्हें प्रायः अछूत कहा जाता था और जिन्हें वर्ण व्यवस्था में कोई जगह नहीं मिली थी, उन्हें पांचवा वर्ण के रूप में जाना जाता है। चार वर्ण तो हम जानते ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था की दरकार थी, लेकिन उसके उस दायरे में जो नहीं आए या जिन्हें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत या हिंदू व्यवस्था के अंतर्गत उस समाज का अंग नहीं माना गया, उन्हें पांचवें वर्ण में रखा गया और जिन्हें प्रायः हम अछूत कहते हैं या दलित कहते हैं, जिसे 1935 के संविधान में अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट के रूप में उनको एक दर्जा प्राप्त दिया गया। अनुसूचित जाति उस जाति को कहते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल के सहमति कर किसी भी राज्य में उन जातियों जो विशेषकर पिछड़े हुए हैं सामाजिक, आर्थिक और उस आधार पे, तो उनको सम्मिलित कर संविधान के अनुच्छेद या अनुसूची में रख दिया गया, तो उन्हें अनुसूचित कर दिया जाता है। अनुसूचित कर दिया गया इसलिए उन्हें अनुसूचित जाति कहा गया। जिस शेड्यूल में रखा गया जातियों के समूह को, उसको अनुसूचित जाति कहा गया। देखा जाए तो जो भारतीय समाज का जो खांचा था जिसमें अनुसूचित जाति या दलित या जो निम्न और उससे अछूत जातियां जो थी, जिसको अछूत जातियां कहा जाता है, जो फिट नहीं बैठते थे, उनके संघर्षों को ले करके या उनके आत्मसम्मान को या उनके स्वाभिमान को जगाने का जो उन्होंने प्रयत्न किया बाबा साहब ने, उसका यह समाज हमेशा से ऋणी रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के अंदर या अनुसूचित जातियों, जनजातियों, स्त्रियों, पिछड़ों के अंदर जो आत्मसम्मान और एक आत्मजागृत चेतना जो विकसित करने का प्रयास किया, वो समाज में समानता स्थापित करने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी था। वो भारत में एक ऐसे लोकतंत्र की, एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारे पर आधारित हो। उनका मानना था कि जाति और लोकतंत्र एक साथ नहीं रह सकते। जो भारतीय समाज की विशेषता है या विशेषता रही है, वो सबसे बड़ी विशेषताओं में सम्मिलित जाति व्यवस्था रही है और जाति व्यवस्था हमेशा से लोकतंत्र के विरोध में रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कास्ट एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट गो टुगेदर। तो वो जो क्योंकि वो कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और समानता की बात करता है, जबकि जाति व्यवस्था जो है या जाति प्रथा है वो ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत में विश्वास करता है।
तो इसीलिए वो इस दोनों को, जाति और कास्ट और डेमोक्रेसी को, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी मानते हैं। उन्होंने जो दलितों के या अछूतों के अधिकारों के लिए जो सबसे पहले प्रयास किया वो है 29 मई 1928 को भारतीय विधिक आयोग, जो ब्रिटिश शासन था उस समय, उसमें भारतीय विधिक आयोग के सामने दलितों की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम उन्होंने अपनी बात रखी या अपने कवायद की। और 1930 से 32 तक जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो 1932 में पूना पैक्ट, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मांग की कि दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, इसमें दलित ही चुनाव लड़ेंगे और दलित ही वोट देने के अधिकारी होंगे। लेकिन उसका उस समय गांधी जी और कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया और उस विरोध के चलते जो ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा की थी उसको वापस लेना पड़ा और पूना पैक्ट जो है लागू किया गया। तो उसमें एक बात ये भी थी कि जो 25 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट का समझौता हुआ उसमें ये भी था कि दलितों को शिक्षा के साथ साथ उनको उनके राजनीति में मौलिक अधिकार प्राप्त हो या कुछ राजनीति में भी उनको अधिकार प्राप्त हो। देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर जो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग, जो खास तौर से जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से वो पिछड़ा था, उसके संघर्षों को लेकर करके वो हमेशा से प्रयत्नशील रहे और उसकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत खुल करके प्रयास किया और बहुत हद तक उसमें सफलता भी प्राप्त की, जिसमें उन्होंने श्रम कानून बनाया, जिसमें श्रम कानून में जो श्रमिकों के या मजदूरों के जो काम करने का समय था उसको घटा करके 8 घंटे किया या कम किया। जो पहले 12 घंटा या उससे भी अधिक जो है काम कराए जाते थे उसको उन्होंने अमानवीय माना और कहा कि मानव की एक क्षमता होती है, उससे अधिक उस व्यक्ति से काम नहीं लिया जा सकता, ये मानवीय गरिमा के खिलाफ है। तो श्रम कानून को लेकर के उन्होंने काफी प्रयास किया। और जो स्त्रियों के संदर्भ में जो उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रसूति अवकाश भी मिलना चाहिए, तो प्रसूति अवकाश की जो है उन्होंने कार्यरत सार्वजनिक स्थलों पे कार्यरत महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की बात की, उसके लिए कवायद की, जिसका आज हम असर देख रहे हैं कि समाज में महिलाएं की क्षमता बढ़ रही है, काम करने की जो क्षमता जो बढ़ी है। उसमें एक और बात है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि जो हमारे धर्म में जो फंडामेंटल्स हैं, जो अतिवादिता है, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के समान नहीं मानती या छुआछूत या ऊंच नीच के आधार पर विश्वास करती है और उस व्यवस्था को बनाए रखने का जो प्रयास करती है, उससे वो बाहर निकलना चाहते थे। और ये मानते थे कि दलितों को जो हिंदू धर्म में उनको कहीं स्थान नहीं मिला है या फिर जो है उनको समान नहीं माना जाता, उनके अपने बराबर नहीं माना जाता है, तो इसलिए वो चाहते थे कि हम हिंदू नहीं रहेंगे। उन्होंने जो अपनी बौद्ध धर्म की जो 1956 में जो दीक्षा ली, उसमें उसका मूल सार ही था कि दलित हिंदू नहीं हैं। और उनका मानना था कि दलित हिंदू नहीं हैं क्योंकि दलितों में जो दलितों के जो फंडामेंटल जो विचार है उसमें कभी परिवर्तन नहीं आ सकता। हिंदुओं के जो फंडामेंटल विचार है हिंदू धर्म के, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आ सकता। अतः दलितों को हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जो एक बात कहते थे कि किसी भी समाज की प्रगति इस बात पे निर्भर करती है कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। आज भी हम पाते हैं कि जो भारतीय वो उन्हीं के विचारों के, उन्हीं के प्रयासों के, शिक्षा के लिए या सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से जो उन्होंने एक प्रयास किया
कि जो है समाज के सभी तबके के लोग ऊपर उठे, आगे बढ़े और इस देश के निर्माण के लिए, भारत को एक देश के रूप में या कास्ट को एक नेशन बिल्डिंग के रूप में जो वो देखना चाहते थे, भारत के निर्माण के रूप में, उसमें सभी वर्गों के समान भागीदारी की बात करते थे। उसमें उनका मानना था कि केवल राजनीतिक ही प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व भी सभी वर्गों के आगे बराबर होने चाहिए, ताकि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिल सके। उनकी भागीदारी सभी संस्थाओं में, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, आर्थिक के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, जिसमें सभी वर्गों के जब समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा और तभी हम जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र यानी एक सुंदर भारत की कल्पना कर सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का यह विचार कि भारत एक खूबसूरत लोकतंत्र बन सकता है, लेकिन ये इस बात पे तय करेगा कि जो भारत का संविधान बना है वो संविधान को लागू करने वाले लोग कौन हैं। उन्होंने कहा था संविधान सभा में कि यह संविधान तो हम लोगों ने बना दिया, लेकिन ये कितना सफल होगा वो यहीं के लोग तय करेंगे कि उस संविधान को किस रूप में देखते हैं, वो कितना मानते हैं, उस संविधान को कितना स्वीकार कर पाते हैं। देश का भविष्य इसी पे तय होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत देश के जो आर्थिक विकास की कल्पना के रूप में जब उसको देखते हैं कि हमारा देश कैसे तरक्की कर सकता है, तो इसमें वो बहुत सारे प्रोजेक्ट की बात करते हैं और कहते हैं कि देश आर्थिक प्रगति करेगा। प्रगति का तात्पर्य यहाँ पे मूल्यों से भी लिया गया है। हमें विकास और प्रगति के बीच जो अंतर है उसको समझना होगा। विकास को हम हमेशा एक आर्थिक शब्दावली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। केवल विकास को आर्थिक विकास के क्रम में देखा जाता है कि आर्थिक रूप से समाज ने कितनी तरक्की की है, लेकिन प्रगति में मूल्य समाहित होते हैं, वो चाहे मानवीय मूल्य हो या पर्यावरणीय मूल्य हो। आजकल जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट या हाईवे प्रोजेक्ट है या सड़कें चौड़ी हो रही हैं, इंडस्ट्रीज जो है वो लग रहे हैं, तो बड़े पैमाने पे जो है भारी भारी जो पेड़ हैं या उनको काट करके उन जगहों को खाली करके उस स्थान पे प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन ये हमें ये भी ध्यान देना होगा कि इनको पेड़ों को काटने के साथ साथ पेड़ों को लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पर्यावरण संतुलन या पर्यावरणीय मूल्य जो हमारे हैं वो बने रहें। क्योंकि प्रगति एक सतत विकास के रूप में है जो भविष्य की भी गुणवत्ता को बरकरार रखती है, या भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ते हैं ये इस पर तय करता है। तो उन्होंने हीराकुंड डैम की भी जो है बात की। हीराकुंड डैम जिसमें उन्होंने हाइड्रो पावर की कल्पना की, इससे इलेक्ट्रिक जो है पैदा होगा और फैक्ट्रियों में या इलेक्ट्रिक की सप्लाई की जा सकती है, जिससे हम विकास के आगे के रूप में हम आगे जा सकते हैं। उन्होंने एक दामोदर वैली कॉरपोरेशन का भी जो है वो इन सब सारी चीजों का वो एक समन्वय है कि किस रूप में देश जो है आर्थिक रूप से तरक्की कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे समाज की बात करते थे या फिर एक ऐसे जो समाज के जो पिछड़े वर्ग, खास तौर से जो दलितों के आर्थिक उन्नयन की बात करते थे, तो उनका मानना था कि इस क्रम में भारतीय समाज का भारतीय समाज में औद्योगिकरण की बहुत ज़रूरत है। वो ग्रामीण समाज को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो जाति व्यवस्था का मूल है वो भारतीय गांव है। भारतीय जो जाति व्यवस्था की आत्मा वो गांव में बसती है। इसलिए उनका मानना था कि जो औद्योगिकरण जब होगा तो औद्योगिकरण से शहरों का विस्तार होगा और
जो नगरों का निर्माण होगा या नगरों का जो विस्तार होगा, उसमें इन सब बातों की कोई के लिए कोई जगह नहीं होगी और व्यक्ति अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है, अपनी क्षमताओं के आधार पे वो आगे बढ़ सकता है। उन्होंने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक चुनाव आयोग की भी जो है वो बात करते हैं, उसके गठन करने की बात करते हैं कि जो है भारत में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। जो आज हम वर्तमान में निर्वाचन आयोग की जो बात देखते हैं या जो कार्यप्रणाली देखते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है। उन्होंने वो एक पानी और बिजली के लिए ग्रिड सिस्टम की जो बात करते हैं, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय में जो सारे मुद्राओं का जो नियमन करता है, जो एक केंद्रीकृत बैंकिंग सिस्टम को जो गवर्न करता है, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी स्थापना का सुझाव बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया था। उन्होंने ये केवल भारतीय राजनीति के संदर्भ नहीं, विदेशी नीतियों के संबंध में भी उनके सुझाव जो है वो महत्वपूर्ण है कि हमें अन्य देशों से, अपने पड़ोसी देशों से किस प्रकार के राजनयिक संबंध, आर्थिक संबंध रखने चाहिए। उस पर भी उन्होंने जो है बात की थी। वो चाहते थे कि वो उनको समिति में रखा जाए, लेकिन वो बन नहीं पाया। बाबा साहब अम्बेडकर को उनके मृत्यु के बाद लगभग 34 वर्ष के बाद 1990 में बीपी सिंह सरकार ने भारत रत्न की उपाधि दी। उसके पहले किसी सरकार ने या किसी ने जो है इस चीज की जद्दोजहद नहीं की कि उनको भारत रत्न मिले, लेकिन 1990 में उन्होंने बीपी सिंह की सरकार ने भारत रत्न की उपाधि दिलाई, जो एक भारत की जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आज का दिन जो भारतीयों को एक तरीके से गर्व करने का विषय है कि जिनकी मूर्ति या जिनको एक ज्ञान के रूप में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी उनके मूर्तियों को रखा गया, उनकी मूर्ति को एक प्रतिमा के रूप में रखा गया है, और पूरा विश्व जिन्हें मानवता के पुजारी के रूप में या एक ज्ञान के पुंज के रूप में देखता है, वैसे बाबा साहब को आज हम पुनः एक बार फिर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारतीय समाज सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलेगा, या सभी वर्गों के समान कल्याण और उसके अवसर, उसके प्रतिष्ठा और सम्मान की बात करेगा। ऐसे भारत का सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था। हम आपको पुनः एक बार बधाई देते हुए आपको धन्यवाद देते हैं।